हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलोकेशंस की। Collocation is a pair or group of two or more words that are often used together. Collocations क्या होते हैं? ऐसे दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स के समूह जो कि एक साथ यूज आते हैं। अक्सर नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश को फ्लुएंटली क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये कोलोकेशंस क्लियर होते हैं। मतलब ऐसे दो वर्ड हैं या दो से ज्यादा वर्ड हैं जो अक्सर एक साथ यूज आते हैं। अगर आप वो दो वर्ड एक साथ नहीं यूज लेंगे तो भी सामने वाला जो है वो आपकी बात को इजीली समझ जरूर जाएगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी, बट आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोलूं क्विक ट्रेन अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझ जाएंगे ये कुछ फास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्विक ट्रेन बोलने में बिल्कुल गलत लगता है और गलत होता भी है। उसकी जगह यूज आना चाहिए फास्ट ट्रेन। देखा जाए तो फास्ट और क्विक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट स्टिल फास्ट ट्रेन करेक्ट होता है और क्विक ट्रेन रॉन्ग होता है। इसीलिए हम फास्ट ट्रेन को एक तरीके से कोलोकेशंस बोल सकते हैं। कोलोकेशंस क्या हुआ कि फास्ट और ट्रेन एक साथ मिलकर एक फ्रेज बन गया जो कि इंग्लिश में अक्सर साथ काम आता है। जैसे हम बोलते हैं मेक एन एफर्ट। मेक का मतलब वैसे देखा जाए तो बनाना होता है, लेकिन हम कोई एफर्ट बना नहीं रहे हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं। फिर भी हम डू एन एफर्ट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मेक एन एफर्ट। इसी तरीके से कई शब्द ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज में साथ काम आते हैं, साथ ही बोले जाते हैं। तो इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ यूज होते हैं, उन वर्ड्स के समूह को हम कोलोकेशन बोलते हैं। आज के वीडियो में हम ए टू जेड तक के सारे कोलोकेशंस को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम इसकी एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। हम आज के वीडियो में ए से ई तक के कुछ कोलोकेशंस को देखेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम अगले कोलोकेशंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट रहना है तो आप इन कोलोकेशंस को एक बार याद कर लीजिए, ताकि जब भी हम बोलने लगेंगे तो हमारी इंग्लिश ऐसे नहीं लगेगी कि हम कोई एफर्ट डाल रहे हैं, एकदम फ्लुएंटली हमारे मुंह से निकलेगी। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं फास्ट फूड, लेकिन हम क्विक फूड नहीं बोलते हैं। फास्ट और क्विक दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, दोनों का मतलब फास्ट और क्विक सेम ही होता है, बट स्टिल हम फास्ट फूड बोलते हैं, क्विक फूड नहीं बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सिनोनिम से, सॉरी कोलोकेशन से। लिस्ट ऑफ कोलोकेशंस फ्रॉम ए टू जेड। ए में सबसे पहला नंबर है अ सेंस ऑफ प्राइड। इसका मतलब होता है गर्व की भावना। हम अक्सर बोलते हैं ना कि आई फेल्ट अ सेंस ऑफ प्राइड, मतलब मुझे गर्व की भावना महसूस हुई। सेंस ऑफ प्राइड ऐसा वर्ड है जो हमेशा साथ ही बोला जाता है। इसको हम सेंस को अलग करके, प्राइड को अलग करके कोई दूसरा वर्ड इसके साथ जोड़ भी देंगे तो मीनिंग सेम निकल सकता है उस चीज का, लेकिन आपकी जो इंग्लिश होती है वो बेटर नहीं लगेगी सुनने वाले को। एग्जाम्पल देखते हैं। She felt a sense of pride after she had finished the assignment. कार्य पूरा करने के बाद उसे गर्व की अनुभूति हुई। Accept an apology, इसका मतलब होता है माफी को स्वीकार करना। They accepted his apologies since his mistake was not serious. उन्होंने उसकी माफी स्वीकार कर ली क्योंकि उसकी गलती गंभीर नहीं थी। Accept an apology मतलब माफी स्वीकारना। ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से। ऑल अलोंग, अब शुरुआत से को आप फ्रॉम द बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑल अलोंग ये थोड़ा बेटर लगता है सुनने वाले को भी, और बोलने वाले को भी ऐसा लगता है कि हम फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से। आई थिंक शी हैज बीन चीटिंग अस ऑल अलोंग। मुझे लगता है कि वह हमें हमेशा से धोखा दे रही है। ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से। acute illness मतलब गंभीर बीमारी। she died of an acute illness, वह एक गंभीर बीमारी से मर गई। acute illness। an awful lot मतलब बहुत ज्यादा। she does an awful lot of talking, वह बहुत ज्यादा बात करती है या वह बहुत बात करती है। अब्यूज ऑफ पावर मतलब सत्ता का दुरुपयोग या अधिकार का दुरुपयोग। अब्यूज ऑफ पावर। दे आर चार्ज्ड विथ अब्यूज ऑफ पावर, उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। दे आर चार्ज्ड विथ अब्यूज ऑफ पावर मतलब उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। आंसर द डोर
आंसर द डोर का मतलब होता है किसी के दस्तक देने के बाद दरवाजे को खोलना। आंसर द डोर हम ऐसे ओपन द डोर भी बोल सकते हैं, लेकिन ओपन जरूरी नहीं है कि किसी ने हमारे दरवाजे पर नॉक किया है या बेल रिंग करी है तो ही हम ओपन करें, हम नॉर्मली भी ओपन कर सकते हैं, राइट। लेकिन आंसर द डोर का मतलब होता है हम तब ओपन कर रहे हैं जब किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, नो वन आंसर्ड द डोर। नो वन आंसर्ड द डोर का मतलब क्या हुआ, किसी ने दरवाजे का जवाब नहीं दिया, मतलब हमने खटखटाया था बट किसी ने आंसर नहीं किया। अब देखते हैं बी से हमारी लिस्ट, ब्राइट चाइल्ड। ब्राइट चाइल्ड का मतलब होता है तीव्र बुद्धि का बालक। हम इसकी जगह इंटेलिजेंट चाइल्ड भी यूज ले सकते थे, राइट। लेकिन ये कोलोकेशन से ऐसे दो वर्ड्स हैं जो कि हमेशा साथ ही यूज आते हैं और उन्हें साथ ही बोलने पर रखता है जो स्पीकर है वो इंग्लिश का एक अच्छा जानकार है। हर सन सीम्स टू बी अ ब्राइट चाइल्ड। उसका बेटा एक उज्जवल बच्चा प्रतीत होता है, एक तीव्र बुद्धि का बच्चा प्रतीत होता है। ब्रोच अ सब्जेक्ट। ब्रोच अ सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई बात को उठाना या किसी बात के ऊपर चर्चा करना। ब्रोच अ सब्जेक्ट मतलब ऐसी कोई बात जो हम आगे होकर करना चाहते हैं, हम उस बात को उठाते हैं, उस चर्चा को विषय बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फाइनली शी ड्रैग्ड अप द करेज टू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ अ पे राइज। मतलब फाइनली उसने अपने वेतन वृद्धि के विषय पर बात करने की हिम्मत जुटाई। शी ड्रैग्ड अप द करेज मतलब हिम्मत जुटाना, और उस सब्जेक्ट को लाई मतलब उसने बात उठाई, तो ब्रोच अ सब्जेक्ट। बूस्ट सेल्स या प्रॉफिट्स, बिक्री बढ़ाना या फिर प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। हमेशा हम सेल्स को बढ़ाने की बात करते हैं, हमेशा बूस्ट वर्ड का यूज लेते हैं। इंक्रीज वर्ड भी हम यूज ले सकते हैं लेकिन बूस्ट वर्ड हम ज्यादा यूज लेते हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू बूस्ट आवर सेल्स। वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू बूस्ट आवर सेल्स मतलब हम अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिटरली डिसअपॉइंटेड मतलब होता है बहुत निराश। बिटरली डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत निराश। शी वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, वह बुरी तरह निराश थी या वह बहुत निराश थी, ठीक है। हम दोनों यूज ले सकते हैं, बुरी तरह या बहुत निराश। बैडली नीड, हम बोलते हैं ना आई बैडली नीड दिस, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो चीज हमें। आई बैडली नीड अ वेकेशन, मुझे छुट्टी की सख्त जरूरत है। मुझे छुट्टी की सख्त जरूरत है। बैक पे। बैक पे का मतलब होता है पिछला हिसाब। पिछला हिसाब या बकाया वेतन। द वर्कर्स आर डिमांडिंग देयर बैक पे, कर्मचारी अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। बैक पे मतलब ऐसा पेमेंट जो कि एम्प्लॉय का बकाया रहता है एम्प्लॉयर के पास में, ठीक है, उसे कहते हैं बैक पे। बेयर एसेंशियल्स मतलब ऐसे सामान जो बहुत जरूरी है, केवल बहुत जरूरी सामान। बेयर एसेंशियल्स जो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी जो सामान होते हैं उन्हें हम बेयर एसेंशियल्स बोल सकते हैं। आई जस्ट पैक्ड द बेयर एसेंशियल्स, मैंने सिर्फ जरूरी सामान को पैक किया। फिर हम सी हमारा जो अल्फाबेट है उसका पहला हमारा कोलोकेशन देखते हैं। वो है कांट स्टैंड समवन। कांट स्टैंड समवन या समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना या किसी इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करना कि हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई रियली कांट स्टैंड हर एनी मोर, मैं वास्तव में उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांट स्टैंड का मतलब किसी चीज को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाना। सेंटर ऑफ अटेंशन मतलब आकर्षण का केंद्र। She wants to be the center of attention all the time. वह हर समय ध्यान का केंद्र या आकर्षण केंद्र बनना चाहती है। Come to a conclusion मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये हम अक्सर यूज लेते हैं ना। I have come to the conclusion that he is not the right person for the job. मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वह इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं है। कम ट्रू मतलब सच होना। आई होप माई ड्रीम विल कम ट्रू, मुझे उम्मीद है कि मेरा सपना सच होगा। कम ट्रू मतलब सच होना। कंप्यूटर बफ। कंप्यूटर बफ जो होता है ऐसा पर्सन होता है जिसे कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा शौक हो या जो कंप्यूटर के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकार हो, कंप्यूटर का उपयोग करने के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकार हो। आर यू कंप्यूटर बफ, क्या आप कंप्यूटर के शौकीन हैं।
कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी लगना। वैसे हम कैच को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, पकड़ना। कैच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पकड़ना। कैच द बॉल हम बोलते हैं ना, बॉल को पकड़ो। बट कैच अ कोल्ड ये कोलोकेशन है जो कि साथ में ही यूज आता है। हम कोल्ड के लिए कैच वर्ड को ही यूज लेते हैं, मतलब अगर किसी को सर्दी लगती है तो हम बोलते हैं कैच अ कोल्ड। वेयर योर कोट और यू विल कैच द कोल्ड, अपना कोट पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी सर्विस को बेचने के लिए या सामान बेचने के लिए किसी ऐसे पर्सन को फोन करते हैं जिसकी हमें कोई स्वीकृति नहीं है। हमारे पास आते हैं ना कई बार कोई सर्विसेज के लिए फोन, तो वो पर्सन हमें नहीं जानता है, राइट। बट अपनी सर्विस को बेचने के लिए जब कोई पर्सन का हमारे पास कॉल आता है जिसने हमसे पहले से सहमति नहीं ली है, जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं, उस कॉलिंग को बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। योर जॉब इंक्लूड्स कोल्ड कॉलिंग, आपकी नौकरी में कोल्ड कॉलिंग शामिल है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है, सामान या अपनी सर्विस को बेचने के लिए बिना स्वीकृति के फोन करना। नेक्स्ट है हमारा डी से, जो है डेड एंड जॉब। डेड एंड जॉब का मतलब होता है कि ऐसी नौकरी जिसमें कोई भी प्रमोशन की कोई भी चांसेस नहीं है। मतलब वो नौकरी एक फिक्स नौकरी है, उसमें आगे कोई भी प्रमोशन का कोई भी चांस नहीं है। She was stuck in a dead end job for nearly 6 years. वह करीब 6 साल से एक डेड एंड जॉब में फंसी हुई थी। ड्राइव समवन क्रेजी, मतलब किसी को पागल करना या किसी को परेशान करना। शी ऑलवेज ड्राइव्स मी क्रेजी, वह मुझे हमेशा पागल करती है। ड्रेस अप टू द नाइन्स, इसको हम ड्रेस टू द नाइन्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम कभी भी बोलते हैं ना बन ठन कर तैयार हो रहे। बन ठन कर तैयार होने का मतलब क्या होता है, किसी विशेष अवसर के लिए कोई औपचारिक कपड़े पहनना या फैशनेबल कपड़े पहनना, इसको हम बन ठन कर तैयार होना भी बोल सकते हैं। वाई आर यू ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स लाइक दैट, तुम इतना बन ठन कर क्यों तैयार हुई हो। बन ठन कर तैयार होना को इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रेस अप टू द नाइन्स। ड्रेस अप टू द नाइन्स। ड्रिफ्ट अपार्ट, ड्रिफ्ट अपार्ट का मतलब होता है धीरे धीरे रिलेशन को खत्म करना। होता है ना, हम कई बार अपने फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम धीरे धीरे बातचीत करना बंद कर देते हैं, या कोई भी हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उनसे हमारा कम्युनिकेशन एकदम खत्म हो जाता है। तो इस तरह जो धीरे धीरे रिश्ता खत्म करना होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट अपार्ट। We were close friends in school days, but later we just drifted apart. स्कूल के दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में हम अलग हो गए। Drop the subject, किसी विषय के बारे में बात करना बंद करना। I dropped the subject of my marriage. मैंने अपनी शादी का विषय छोड़ दिया, अब मैं उसके ऊपर बात नहीं करती हूँ। Distant relative मतलब दूर के रिश्तेदार। She is my distant relative. वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। अब देखते हैं हम ई से जो हमारी लिस्ट है उसमें नंबर 1 है ईज द पेन, दर्द को कम करना या खत्म करना। These tablets will help you ease the pain. ये गोलियां दर्द को कम करने में आपकी मदद करेगी। Ease the pain मतलब दर्द को कम करना। अर्ली राइजर, अर्ली राइजर का मतलब होता है जल्दी उठने वाला। यहाँ पे बाय मिस्टेकली दर्द कम करना ही लिखा गया है, इसका मतलब होता है जल्दी उठने वाले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दर्द कम करना, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है मैंने पिछला ही। इसका मतलब होता है जल्दी उठने वाले। तो अर्ली राइजर्स मतलब जल्दी उठने वाले। माय पेरेंट्स आर अर्ली राइजर, मेरे माता पिता जल्दी उठने वाले लोगों में से हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इजी टारगेट। इजी टारगेट का मतलब जिसे नुकसान पहुंचाना आसान है, ऐसा पर्सन जिसे नुकसान पहुंचाना आसान है। आई एम एन इजी टारगेट आई गेस, मैं एक आसान लक्ष्य हूं मुझे लगता है। हम बोलते हैं ना वो एक इजी टारगेट है, मतलब उसे नुकसान पहुंचाना आसान है। इजी टारगेट मतलब उसे नुकसान पहुंचाना आसान है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो कोलोकेशन है वो हम देखते हैं। ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स का मतलब होता है भोजन संबंधी आदतें। यू मस्ट चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, आपको अपने खाने की आदतों को बदलना होगा। ईटिंग हैबिट्स।
एम्प्टी प्रोमिसेस, एम्प्टी प्रोमिसेस का मतलब होता है खोखले वादे, ऐसे वादे जो कि वादा करने वाला इंसान कभी पूरा नहीं करेगा, ये हमें पता है। हम बोलते हैं ना खोखले वादे करता है वो इंसान हमेशा, मतलब एम्प्टी प्रोमिसेस। ही यूजुअली मेक्स एम्प्टी प्रोमिसेस, वह आमतौर पर खोखले वादे करता है। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का यूज हम कब करते हैं, जब हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा खाता है। ईट लाइक अ हॉर्स, शी इज वेरी थिन बट शी ईट्स लाइक अ हॉर्स, वह बहुत पतली है लेकिन वह बहुत ज्यादा खाती है। ईट लाइक अ हॉर्स। एम्बार्क ऑन अ करियर, एम्बार्क ऑन अ करियर का मतलब होता है करियर की शुरुआत करना। एम्बार्क ऑन अ करियर, अब ये ऐसे वर्ड है जो एक साथ ही यूज आते हैं, हम स्टार्ट भी बोल सकते थे, अपना करियर को स्टार्ट करना। बट कोलोकेशन का मीनिंग क्या है, ऐसे दो वर्ड जो साथ में यूज आते हैं और हमारी इंग्लिश को बेटर बनाते हैं, राइट। शी इज एम्बार्किंग ऑन न्यू करियर एज अ राइटर, वह एक लेखक के रूप में एक नए करियर की शुरुआत कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ्रेज या कौन सा कॉलोकेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के वीडियो को लेके आएंगे, आगे की जो हमारे कॉलोकेशन की लिस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you once again.